हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग विद मी पर। तो लास्ट क्लास में हमने पहली शिक्षा नीति और दूसरी शिक्षा नीति एनईपी 1968, एनईपी 1986 के बारे में बात की थी और उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जाना था। तो इस क्लास में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं भारतीय शिक्षा व्यवस्था की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन 1992 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दैट इज अमेंडमेंट इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 1992। तो इसमें जो हमारी पिछली शिक्षा नीति थी 1986, उसी में क्या हुआ था, संशोधन हुआ था, कुछ करेक्ट किए गए थे, कुछ पॉइंट्स को करेक्ट करके लाया गया था। तो वही हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन 1992। तो आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानते हैं। व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाओं की व्यवस्था पर बल दिया गया था। यानी कि व्यवसाय के क्षेत्र में और तकनीकी क्षेत्र में क्या किया गया था, प्रवेश परीक्षाओं की व्यवस्था पर बल दिया गया था। जो हमारे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स होती हैं उस पर बल दिया गया था। जैसे कि आज होती है हमारी जेई होती है, AIEEE होती है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, तो ऐसे ही जो भी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस थी उस पर फोर्स किया गया। तो जो हमारी सबसे पहली कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम ली गई थी वो 1960 में थी और जेई जो था हमारा ये 2013 में स्टार्ट हुआ था, AIEEE हमारा 2002 में। ओके, नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य, प्रवेश परीक्षाओं का प्रमुख उद्देश्य तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थानों में योग्यता आधारित यानी कि मेरिट बेस्ड और व्यवस्थित प्रवेश प्रक्रिया को सुनिश्चित कराना था। बस ऐसे ही नहीं था कि कोई भी आए और उसका एडमिशन हो जाए। नेक्स्ट हमारा विभिन्न शिक्षा नीतियों एवं आयोगों के प्रमुख निष्कर्ष। हमारे देश के पुरानी शिक्षा प्रणालियों, विभिन्न आयोगों एवं नीतियों के विश्लेषण के बाद कुछ प्रमुख समस्याएं एवं निष्कर्ष सामने आए। तो जैसा कि लास्ट क्लासेस में भी हमने डिस्कस किया था कि जब हम इन शिक्षा नीतियों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इम्प्लीमेंट हुई थी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आई थी इसे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने में। तो वो प्रॉब्लम्स आखिर क्या थी, तो वो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनके बारे में यहाँ बताया गया है। तो पहला था हमारा विद्यार्थियों का कम नामांकन, यानी स्टूडेंट्स का स्कूल में कम एनरोलमेंट होना। विद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की कुल नामांकन दर काफ़ी निम्न थी, काफ़ी लो थी, यानी कि बहुत कम नंबर में बच्चे वहाँ पर एडमिशन लेते थे। अतः सभी बच्चों तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने की आवश्यकता अनुभव की गई। तो कम एनरोलमेंट होगा बच्चों का तो डेफिनेटली क्या होगा, सभी बच्चों तक शिक्षा नहीं पहुँच पाएगी। तो ये भी हमारा वन ऑफ द रीज़न था। नेक्स्ट, विद्यालय छोड़ने की समस्या देखी गई बच्चों में, ड्रॉप आउट प्रॉब्लम देखा गया बच्चों में। एक बड़ी संख्या में विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते थे, इसे ड्रॉप आउट समस्या कहा जाता था। अगली समस्या हमारी थी योग्य शिक्षकों की कमी, टीचर्स की एबिलिटी, प्रशिक्षित ट्रेंड एवं विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं थी। तो उस टाइम में क्या था कि अभी हम करते हैं ना, ट्रेनिंग्स लेते हैं, आप BTC करते हैं, B.Ed करते हैं, DLED करते हैं, बट उस टाइम में क्या था कि टीचर्स उतने ट्रेंड नहीं थे, विषय विशेषज्ञ नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कमी थी। शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास को सुदृढ़ बनाना अनिवार्य माना गया। तो ये देखा गया कि टीचर्स उतने एबल नहीं है, टीचर्स में प्रशिक्षण की कमी है। तो उसके बाद ये सुनिश्चित किया गया कि शिक्षक का प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास को सुदृढ़ बनाना अनिवार्य माना गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षण एवं अधिगम की निम्न गुणवत्ता, टीचिंग की लो क्वालिटी होना, लो क्वालिटी होना। शिक्षण प्रक्रिया की गुणवत्ता कमज़ोर होने के कारण विद्यार्थियों के समझने के स्तर और शैक्षणिक उपलब्धियों पर बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ना। जैसे कि आज के टाइम में हम देखते हैं कि हम क्रिएटिव लर्निंग जो है इसे बहुत ही बढ़ावा दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि क्रिएटिव लर्निंग के तहत कहीं ना कहीं हम चीज़ों को जल्दी और बहुत ही आसान तरीक़ों से समझ जाते हैं एंड इट ऑल्सो मेक्स इंटरेस्टिंग, है ना। हमें इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं ज़्यादा आता है किसी चीज़ को क्रिएटिव वे से सीखने में, बट उस टाइम में ये चीज़ नहीं थी। शिक्षण की जो हमारी क्वालिटी थी इट वाज नॉट दैट गुड।
तो इससे कहीं न कहीं अगर आप चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो इसका डेफ़िनेटली आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ना कि पॉज़िटिव। बट अगर चीज़ों को आप बहुत अच्छे से, आसानी से, इन्हें इंटरेस्टिंग में सीख लेते हैं, तो पॉज़िटिव प्रभाव पड़ता है। आप मोटिवेट होते हैं उसे आगे से और अच्छे से सीखने और करने के लिए। तो कहीं न कहीं ये भी एक कमी थी शिक्षण एवं अधिगम की निम्न गुणवत्ता। अगर निम्न शिक्षण गुणवत्ता होगी तो डेफ़िनेटली आपका अधिगम क्या होगा? कमज़ोर होगा। आपको मैथ्स पढ़ाई जा रही है बट आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तो आप क्या करें? क्या आप उसे सीख पाएँगे? नहीं सीख पाएँगे। तो क्या होगा? कमज़ोर होगा, आप वीक होंगे उस सब्जेक्ट में और उससे क्या होगा? विद्यार्थियों की निम्न शैक्षणिक उपलब्धि। तो मार्क्स क्या आएँगे आपके? कम ही आएँगे ना डेफ़िनेटली, ज़्यादा तो आएँगे नहीं। नेक्स्ट हमारा परीक्षा प्रणाली में सुधार करने की बात की गई। केवल साल के अंत में होने वाली वार्षिक परीक्षा पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने पर बल दिया गया। तो हमारी जो लास्ट में होती है, हमें पता है कि समेटिव असेसमेंट जो आपका होता है, एक होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो दोनों में से कौन-सा बेटर होता है? डेफ़िनिटली फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ बेटर। तो इसमें ये बात की गई कि लास्ट में जो हमारी साल के अंतिम में जो परीक्षा होती है, उसपे अत्यधिक निर्भरता को कम करने पर बल दिया गया और बच्चों के सर्वांगीण विकास के सटीक आकलन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात की गई। दैट इज आवर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात की गई। तो समेटिव लास्ट में जो हमारा असेसमेंट होता है उस पर बल ना देकर बात की गई कि बच्चों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, कंटिन्यूअस होते रहना चाहिए। तो ये सीसीई की बात तो हमारी की गई थी इस संशोधन में, बट ये हमारा लागू कब होता है? ये हमारा आरटीई 2009, राइट टू एजुकेशन 2009 में इम्प्लीमेंट इसे किया गया। नेक्स्ट हमारी बात की गई शैक्षिक असमानता। देश में शिक्षा के समान अवसर न मिल पाने के पीछे मुख्य रूप से निम्नलिखित आधारों पर असमानता की बात की गई। सभी को शिक्षा के समान अवसर न प्राप्त होना, जिसमें से एक सबसे बड़ा कारण है, आप सभी जानते होंगे, लैंगिक असमानता। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारा लैंगिक असमानता, शिक्षा सभी तक ना पहुंचने का। जैसा कि हमें पता है कि आपने कई सारी मूवीज़ भी देखी होंगी, कई सारे सीरियल्स भी देखे होंगे, सुना भी होगा कि पहले कहीं न कहीं लड़कियों को उतने अवसर नहीं मिलते थे, लड़कों की अपेक्षा उन्हें कम अवसर दिए जाते थे शिक्षा पाने के। दूसरा हमारा सामाजिक आर्थिक, उसके बाद असमान संसाधनों की कमी होना और लास्ट हमारा शहरी ग्रामीण अंतर होना। नेक्स्ट हमारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की बात की गई। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि आज हम देखते हैं भरपूर मात्रा में आईसीटी का प्रयोग हर एक सेक्टर में किया जाता है। तो शिक्षा क्षेत्र में आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया गया ताकि शिक्षण को अधिक सुगम, सुलभ और प्रभावी बनाया जा सके। जैसे कि आपने अपने स्कूल के ऑफिस में भी देखा होगा, इवन वी हैव अ सब्जेक्ट कंप्यूटर। उसके बाद आजकल तो हमने देखा है कि हर स्कूल में वी हैव स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग हम देख रहे हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी एजुकेशन कहीं ना कहीं इजी, इंटरेस्टिंग बन ही रही है ना। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ किया जा सके ताकि हमारे शिक्षण को अधिक सुगम, सुलभ और प्रभावी, इफेक्टिव बनाया जा सके। ये हमारा कोठारी आयोग एनईपी 1968 और एनईपी 1986 का विद्यालयी मॉडल, जो स्कूल का स्ट्रक्चर तैयार किया गया था उस टाइम में, तो उसकी बात करेंगे हम यहाँ पे। तो पहले हमारी ये देखिए यहाँ पे क्लासेस लिखी हुई हैं और कितनी, उस क्लास से कितनी अवधि होना चाहिए, कितना टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए और कौन सी एज के बच्चे किस क्लास में जाएंगे। तो इनको एक 5 क्लासेस के ग्रुप में बांटा गया। तो पहली हमारी पूर्व प्राथमिक, जिसमें हमारी नर्सरी, एलकेजी ए और यूकेजी की क्लासेस आएंगी, जिसकी अवधि हमारी रखी गई 2 से 3 वर्ष की लगभग, और इसका आयु स्तर एज ग्रुप जो था वो 3 to 6 ईयर्स के बच्चे इसमें होंगे। नेक्स्ट है हमारा निम्न प्राथमिक, अथवा इसे प्राथमिक भी कह सकते हैं हम, जिसमें हमारी कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे होंगे, कक्षा 1 से 5 होंगे और इसकी अवधि हमारी 5 वर्ष की रखी गई और सामान्य आयु स्तर इसका जो एज ग्रुप होगा 6 से 11 वर्ष का होगा। नेक्स्ट हमारा आता है प्राथमिक के बाद उच्च प्राथमिक की बात की गई, जिसमें कक्षाएं हमारी होंगी 6 to 8, 6, 7 और 8, और इसकी अवधि आपकी 3 वर्ष की होगी
और आयु स्तर इसका होगा एज ग्रुप आपके 11 से 14 वर्ष के बच्चे। उच्च प्राथमिक के बाद हमारी माध्यमिक की बात की गई, जिसमें हमारी 9 और 10 कक्षाएं आएंगी, 9th एंड 10th, और अवधि इसकी 2 वर्ष की होगी और इसमें 14 से 16 वर्ष के बच्चे होंगे। और लास्ट हमारी बात की गई वरिष्ठ माध्यमिक क्लास की, जिसमें हमारी कक्षा 11 और कक्षा 12 होगी। आपकी अवधि 2 वर्ष की होगी और इसमें 16 से 18 वर्ष के बच्चे होंगे। तो ये विद्यालय का मॉडल था जो तैयार किया गया था हमारा NEP 1968 एवं 1986 में। ये वही मॉडल है जो हमने अभी पहले देखा। पूर्व प्राथमिक हमारा 3 से 6 वर्ष, प्राथमिक हमारा 1 से 5, जिसमें 6 से 11 वर्ष के बच्चे होंगे। उच्च प्राथमिक हमारा 6 से 8 तक की कक्षा होंगी, 11 से 14 वर्ष। वरिष्ठ माध्यमिक में हमारा 11 से यहाँ पे माध्यमिक कक्षा 9 से 10, 14 से 16 वर्ष के बच्चे होंगे। और वरिष्ठ माध्यमिक हमारा 11 और 12 कक्षा होगी, 16 से 18 वर्ष के बच्चे होंगे। तो 10+2 विद्यालय संरचना थी हमारी उस टाइम में। प्रथम जो 10 वर्ष थे, इसमें कक्षा 1 से लेकर 10 तक की कक्षाएं, और अगले जो 2 वर्ष है हमारा इस 10+2 में, ये अगले 2 वर्ष हमारे 11 और 12 कक्षाएं। पूर्व प्राथमिक कक्षा इस औपचारिक 10+2 संरचना के दायरे से बाहर है। जो हमारी पहली ये पूर्व प्राथमिक कक्षाएं हमने देखी है ना, ये 3 से 6 वर्ष वाली, तो ये इस संरचना से बाहर है। यानी 10+2 मॉडल जो था ये फॉलो होता था उस टाइम में। इसका विभाजन इस प्रकार से, जो आपने पहले भी पढ़ा है, 5 वर्ष आपके प्राथमिक में, 3 वर्ष आपके उच्च प्राथमिक में, 2 वर्ष आपके माध्यमिक और 2 वर्ष आपके वरिष्ठ माध्यमिक। यानी कि हम कह सकते हैं ये कैसा मॉडल था आपका, 5+3+2+2, यानी 12 वर्षों का टोटल मॉडल आपका था, 5+3+2+2। ओके, तो कुल आपकी कितने वर्ष की शिक्षा प्रणाली हुई है? विद्यालयी शिक्षा प्रणाली 12 वर्षों की। तो इसे आप क्रम को अगर याद रखना चाहते हैं तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक मैंने लिखी है यहाँ पे। पूर्व, प्रा, उच्च, मा, वरिष्ठ। पूर्व से आपका पूर्व प्राथमिक, प्रा से आपका प्राथमिक, उच्च से आपका उच्च प्राथमिक, मा से आपका माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक। 5+3+2+2। नेक्स्ट आइए हम परीक्षा उपयोगी कुछ मुख्य बिंदुओं की बात कर लेंगे। एग्जाम टारगेटेड पॉइंट जो आपके एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पे बात की है हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन की, जो किया गया किस वर्ष, 1992 में। विद्यालय शिक्षा का प्रमुख आधार जो मॉडल था हमारा 10+2 मॉडल था। प्राथमिक स्तर पर कक्षाएं आपकी 1 से 5 तक की होती हैं, उच्च प्राथमिक में 6 से 8 तक की होती हैं, माध्यमिक स्तर पर 9 से 10 और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर आपकी होती हैं 11 और 12। और प्रमुख शैक्षिक चुनौतियां जो थी जिनकी हमने बात की थी, कम नामांकन, बच्चों का लो एनरोलमेंट होना, उसके बाद फिर ड्रॉप आउट होना, स्कूल छोड़कर चले जाने की बात थी, और फिर योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी थी, क्वालिटी एजुकेशन नहीं थी, निम्न गुणवत्ता और क्षेत्रीय व लैंगिक असमानता थी। और भी कुछ बिंदुओं की बात हमने की है। परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE की बात की गई। साल के अंत में परीक्षा ना लेकर बात की गई, CCE पर बल दिया जाए, जो आपका है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन, जो मैंने आपको बताया। बात तो हुई थी इसकी, पर ये लागू कब हुआ था आपका, RT 2009 में आपका ये लागू हुआ था। भारतीय शिक्षा को सुलभ बनाने हेतु ICT के व्यवहारिक इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया था, जो आज हम देख पा रहे हैं। कुछ सीधे प्रश्न जो पूछे जाते हैं, NEP संशोधन कब हुआ, 1992, 10+2 मॉडल इसमें था, और इसका योग क्या है, इसे इस तरह से बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं हम, 5+3+2+2, कुल 12 वर्षों का मॉडल। और मूल्यांकन सुधार के लिए अभी मैंने आपको बताया CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। एक शॉर्ट एंड क्विक रिवीजन ले लेंगे एट द एंड हम। NEP संशोधन 1992, विद्यालय मॉडल हमारा था 10+2, और प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में, प्राथमिक हमारा 1 to 5, उच्च प्राथमिक 6 to 8, माध्यमिक हमारा 9 to 10, वरिष्ठ माध्यमिक इज 11, 12। और मुख्य समस्याएं जो थी, कम नामांकन होना, ड्रॉप आउट, शिक्षक अभाव और निम्न गुणवत्ता और असमानता। व्यापक सुधार की बात की गई, जिसमें ये बात की गई कि CCE को बढ़ावा दिया जाएगा, इसकी आवश्यकता है, और तकनीकी दिशा में हमारा ICT के प्रयोग पर बात की गई। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास, और आज हमने पढ़ा 1992
संशोधन के बारे में एनईपी में। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और डेफ़िनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप किसी नए टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, क्लास दूँ, तो उस टॉपिक को आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके, तो मिलते हैं नई क्लास में विद सम न्यू टॉपिक। थैंक यू।